हेलो। ठीक ठीक। तो अब बच्चों हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक, तो इस चैप्टर में देखो अब पूरी जेनेटिक्स इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको कई चीजों को ज्यादा समझना है रटने के बजाय। ठीक, तो इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करना। हर चीज का मतलब उसके शब्द में छिपा हुआ है, जो शब्द है उसमें उसका मतलब छुपा हुआ है। तो आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है दो शब्द की, एक शब्द है जीन और एक शब्द है जेनेटिक्स। ठीक, एक शब्द क्या हो जाएगा जीन और एक शब्द क्या हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक, तो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इन दो अलग अलग शब्दों के बारे में बताया। ठीक, अब दो शब्द हैं तो ऐसे याद रख लेना, जॉन ने जीन दी, क्या जॉन ने जीन दी, बेटे ने एलील दी। कैसे याद रखेंगे, जॉन ने जीन दी, बेटे ने एलील दी। ठीक, जेनेटिक्स को हटाते हैं अभी। ठीक, एलील की बात करते हैं, एलील। ठीक ठीक, जीन और एलील सेम चीजें हैं। ठीक, एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे, जॉनसन एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, जॉनसन साइंटिस्ट का नाम है जिसने कौन सा शब्द दिया जीन, और एलील किसने दिया बेटसन ने। किसने दिया बेटसन, और बेटसन ने ही एक और शब्द दिया था जिसको क्या बोलते हैं जेनेटिक्स। बेटसन ने भी क्या दिया जेनेटिक्स। तो जॉन ने जीन दी, बेटे ने एलील दी। ठीक, तो ये दो शब्द किस किसने दिए वो याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जेनेटिक्स की शुरुआत करूंगा तो जेनेटिक शब्द को दिया था विलियम बेटसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया विलियम बेटसन। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स में हम क्या देखेंगे, तो जेनेटिक्स किसकी स्टडी होती है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो हम पहले देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे वेरिएशन क्या होता है। तो हम पहले समझो, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में फोकस करेंगे, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। तो अभी हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब है और वेरिएशन का क्या मतलब है। तो इनहेरिटेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो यानी कि वो कैरेक्टर्स जो तुम्हें अपने माता पिता से मिले हैं वो क्या हो जाएगा इनहेरिटेड। वो सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। प्रोसेस क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो वो कैरेक्टर्स जो तुम्हें अपने माता पिता से मिले हैं, वो कैरेक्टर्स जो तुम्हें अपने माता पिता से मिले उन्हें क्या बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, या फिर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। हमारे पास दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, मैं दो शब्द बताता हूं, एक शब्द है इंटेलिजेंस और एक शब्द है नॉलेज। एक शब्द है इंटेलिजेंस और एक शब्द है नॉलेज। ठीक, तुम्हें अपने माता पिता से क्या मिली है इंटेलिजेंस। तुम कितने इंटेलिजेंट हो किसने डिसाइड किया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जीन्स ने। लेकिन तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है ये तुम कौन डिसाइड करता है, तुम खुद। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज होगी। बात सुन मेरी कि नहीं। तो हमारे पास भी दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक कैरेक्टर्स होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर्स होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और एक कैरेक्टर होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बात सुन में कि नहीं। तो जो कोई भी कैरेक्टर्स हमें अपने माता पिता से मिला बिना कोई एफर्ट किए हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक, तो हेरिडिटरी कैरेक्टर आर दोस कैरेक्टर व्हिच आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट किए हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स अपने माता पिता से आए हैं वो हम क्या बोलेंगे उन कैरेक्टर्स को हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक, और उस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए कौन सा फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस। कौन सा फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस। ठीक, मैं कितना स्मार्ट दिखता हूं, मैं कितने, मेरे पास कितनी इंटेलिजेंस है। ठीक, तो इन सारे फीचर्स को कौन डिटरमाइन करता है हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि सीखा हुआ। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट सीखी, ठीक, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन उनका लड़का वो बेस्ट बैट्समैन नहीं है ना, तो उन्होंने क्या किया सीखा। तो जो चीज सीखी जाती है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो सीखे जाते हैं। एक्वायर्ड का मतलब सीखना, हेरिडिटरी का मतलब डायरेक्ट मिलना। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय देयर ओन एफर्ट एंड कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब मेरे पास कितनी नॉलेज है, मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं अपनी जनरेशन को ट्रांसफर
नहीं कर सकता, लेकिन मैं कितना इंटेलिजेंट हूं ये चीजें ट्रांसफर होती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो 2-3 शब्द हैं, इन शब्दों का मतलब समझना। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का जाना, तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक, हमारे पास कितने तरह के कैरेक्टर होते हैं? 2। कौन कौन से? हेरिडेटरी और एक्वायर्ड। तो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर हैं? जो डायरेक्ट हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से हैं? जो हम खुद सीखते हैं। बात क्लियर? तो ये तो हो गया इनहेरिटेंस का मतलब। इनहेरिटेंस में हमने देखा कि हमारे पास हेरिडेटरी कैरेक्टर कौन से? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे वेरिएशन से। ठीक, हम अपने माता पिता से एकदम सिमिलर है क्या? हम अपने माता पिता से 100% सिमिलर नहीं है। तो वो डिग्री, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिसिमिलर फ्रॉम देयर पेरेंट, यानी कि मैं अपने माता पिता से कितना डिफरेंट हूं, मैं अपने माता पिता से कितना डिफरेंट हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा कैरेक्टर बोलेंगे? वेरिएशन। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब डिफरेंस होता है, और किससे डिफरेंस हो जाता है? हमारे माता पिता से। ठीक, अब 2 चीजें हैं, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या फिर जर्मिनल वेरिएशन। ठीक, तो सोमैटिक वेरिएशन का मतलब है हमारी सोमैटिक सेल्स में बदलाव है। सोमैटिक वेरिएशन का क्या मतलब है? हमारे सोमैटिक सेल्स में बदलाव है। ठीक, तो सोमैटिक वेरिएशन, व्हेन द वेरिएशन अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स नोन एज सोमैटिक वेरिएशन, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक, तो सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो हमारे सोमैटिक सेल्स में आते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, लेकिन जर्मिनल वेरिएशन की बात करते हैं तो जर्मिनल वेरिएशन हमारे जर्म सेल में आता है, यानी कि हमने कुछ ऐसे एफर्ट्स किए कि हमारे जर्मिनल सेल्स के अंदर क्या आ गया? वेरिएशन, और वो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। ठीक, इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं कॉन्टिन्यूअस और कुछ आते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स थे कि कुछ हमारे पास फिशेज होती हैं, उनके पास मेल फीमेल का डेवलपमेंट है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस तरह के हमारे वेरिएशन क्या होते हैं। तो आप ये जान लो कि जो सोमैटिक सेल्स में बदलाव आएगा वो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर नहीं होगा, और जो जर्मिनल सेल में बदलाव आएगा वो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होगा। ठीक, तो हमारे पास जेनेटिक्स का सीधा सीधा मतलब है कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक, तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो हमें माता पिता से कैरेक्टर्स मिले हैं, वेरिएशन का मतलब होता है हम अपने माता पिता से कितने डिफरेंट हैं। ठीक, अगर मैं किसी से पूछूं तो कोई अगर जो डिफिनेशन लिखी है नहीं बता पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो बताया जा रहा है उसको समझना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? वो कैरेक्टर्स जो हमें माता पिता से मिलते हैं। ठीक, वेरिएशन का मतलब क्या है? कि वह डिफरेंस जो अपने माता पिता से डिफर करते हैं। हम अपने माता पिता से कितने डिफरेंट हैं, ये क्या कहलाएगा? वेरिएशन। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स की, और मैं जेनेटिक्स के फादर कौन है आपके? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात की जाएगी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा याद कर लेना कि कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, इससे भी सवाल आए हुए हैं। ठीक, तो जीजे मेंडल की जब बात की जाएगी तो 22 जुलाई 1822, मतलब डेट ईयर याद करना कि 1822 में ये जन्म हुआ था इनका, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1884। तो 1822 से लेकर 1884 तक इनकी पूरी लाइफ स्पैन थी। ये सवाल नहीं आया था, सवाल यह आया था कि जेजी मेंडल ने कौन कौन से ईयर में काम किया, कौन कौन सी ईयर में काम किया। तो जेजी मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक काम किया था। ये सवाल आया हुआ है, PYQs में आप देखेंगे तो पाएंगे। ठीक, तो जेजी मेंडल ने कौन कौन सी ईयर में काम किया? 1856 से लेकर 1863। ठीक, मेंडल ने काम किया, मेंडल ने सारी चीजों को लिखा, पर मेंडल के मर जाने के बाद उनकी रिकॉग्निशन हुआ। मेंडल के जिंदा रहते उनकी बातों को कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? वो समय से आगे थे, वो उन्होंने समय से आगे डिस्कवरीज की, लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनका जो वर्क था एक किताब में पब्लिश किया गया, उस किताब का नाम था नेचुरल पैल्पिगी 1865 में। तो उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ 1822 में, उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स को 1865 में एक किताब नेचुरल पैल्पिगी में उन्होंने क्या किया? पब्लिश। ठीक,
अब ऐसे मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले साइंटिस्ट थे नाइट और गूज। ठीक, गोज लिखा है, इट इज गूज। ठीक, तो नाइट एंड गूज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर के दाने पर मेंडल से पहले भी काम किया। मेंडल के काम को पहचाना 3 साइंटिस्ट ने। मेंडल के काम को पहचाना 3 साइंटिस्ट ने 1900 में। ठीक, 1900 के दशक में उन्होंने पहचाना 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और वॉन टेस्मार्क। ठीक, तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मेंडल के काम को पहचाना। ठीक, इस चैप्टर में आपको नाम याद करने पड़ेंगे साइंटिस्ट के, जैसे कि आपने देखा जॉनसन ने क्या दिया था शब्द, जीन। विलियम बेटसन ने क्या दिया, एलील और जेनेटिक्स। ठीक, तो आपको इसमें शब्दों के नाम भी याद करने पड़ेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस एंड मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बेटसन। ये मत याद करो। ठीक, जब समय आएगा तो आप सारी चीजें इसमें साथ साथ आती रहेंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर है, ठीक, मैंने कोई पेड़ देखा, पेड़ की मैं हाइट देख रहा हूं, तो हाइट क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। हाइट क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। अब हाइट स्मॉल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, लार्ज, या फिर स्मॉल या फिर लार्ज। ठीक, तो इसमें एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट हो जाएंगे, 2। एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट, 2। तो कैरेक्टर की मैं बात करूंगा तो कैरेक्टर मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर को देख के मैं बताऊंगा कि उसकी हाइट मैंने ले ली, उसके अंदर मैंने फ्लावर का कलर ले लिया, तो फ्लावर का कलर हो गया, हाइट हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर। और शॉर्ट और टॉल क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा उसका, ट्रेट। एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट हो जाएंगे, 2। तो मेंडल की जितनी भी बातें हैं एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट की बातें हैं। उन्होंने फूल का रंग लिया, उन्होंने पॉड का शेप लिया, उन्होंने स्टेम की हाइट ली। ठीक, तो हर चीज के कितने ट्रेट्स थे उनके पास, 2। हर एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट हैं, 2। समझ पा रहे हो कि नहीं, कैरेक्टर और ट्रेट का मतलब समझ रहे हो। कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी हाइट की इन्होंने बात की। ठीक, अगर मैं हाइट की बात करूंगा, हाइट, ठीक, तो हाइट एक प्रकार का क्या है आपका, कैरेक्टर। हाइट क्या है, कैरेक्टर। और इस हाइट के कितने ट्रेट्स हो जाएंगे आपके, 2, टॉल और क्या हो जाएगा, शॉर्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ट्रेट्स। ठीक, तो एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट्स हो जाएंगे, 2। ठीक, अब बात करते हैं कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, कोई और फूल ले लेता, मटर को क्यों चुना। ठीक, सारी चीजें बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक, मेंडल ने मटर को इसलिए लिया क्योंकि उसका लाइफ स्पेन क्या था, छोटा। कितना लाइफ स्पेन था, 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने में मटर तैयार हो जाती थी। तो सबसे पहला कारण था मटर को लेने का कि शॉर्टर लाइफ स्पेन है, कंप्लीटेड विद इन 1 सीजन। एक सीजन में तैयार हो जाएगा 3 से 4 महीनों में। ठीक, और मटर के अंदर बड पॉलिनेशन होता है। बड पॉलिनेशन का क्या मतलब है, फूल बंद है और उसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। ठीक, तो कौन से कैरेक्टर में मिलेंगे, होमोजाइगस। कैसी चीज मिलेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों एलील क्या हो, सेम। चलो थोड़ा एलील, तभी अभी आगे आएगा एलील के बारे में। जैसे कि हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है, ठीक, और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक, ये दोनों सेम क्रोमोसोम है। मान लो क्रोमोसोम 1 था, ये भी क्रोमोसोम क्या है, 1। ठीक, अब इस क्रोमोसोम के इस लोकस पर, लोकस का मतलब होता है पोजीशन, इस क्रोमोसोम के इस लोकस पर हमारी कोई जीन मौजूद थी। इस क्रोमोसोम के, देखो क्रोमोसोम सेम है, फर्स्ट क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकस पे एक जीन मौजूद होती है। यहां पर जीन थी टी और यहां पे जीन थी क्या, स्मॉल टी। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, तो हम अगर बात करते हैं एलील की या फिर जीन की, तो सेम लोकस पे मौजूद होती है, सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कौन सा है, 1। ये भी कौन सा है, 1। हमारे पास क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज होती हैं, 2। हमारे पास क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज होती हैं, 2। ठीक, तो क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज होती हैं, 2। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स की कॉपीज है और ये एक सेम लोकस पे क्या मौजूद है, सेम टाइप का एलील। ठीक, तो यहां पर क्या देखा जाता है कि बड पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो बड पॉलिनेशन में क्या होता है कि फूल बंद है और उसके अंदर क्या हो गया, पॉलिनेशन। ठीक, तो सेम टू सेम कैरेक्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे का कैरेक्टर नहीं आया ना, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं था। ठीक, तो जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर सेम होमोजाइगस कंडीशन बनती है, यानी कि कैपिटल टी तो कैपिटल टी, स्मॉल टी तो स्मॉल टी। ठीक, होमोजाइगस कंडीशन बनती है। जब फ्लावर को खोल देंगे, ठीक, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, हेटेरोजाइगस।
ठीक, तो यहां पर हम बात करते हैं वो प्योर लाइंस प्योर प्लांट्स बन सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी पॉसिबल हो सकता है। अब कैसे की बात करते हैं, ठीक, पी प्लांट के अंदर होमोजाइगस कंडीशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कैसा पॉलिनेशन होता है, बर्ड पॉलिनेशन, ठीक, लेकिन इसके अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। फूल को खोलें और वो आप इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग और डस्टिंग, याद है कि नहीं, ठीक, तो अब उससे हम क्या करा सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो पी प्लांट के अंदर दोनों चीजें पॉसिबल थी। एक तो बर्ड पॉलिनेशन होता था तो हमारी कैसी कंडीशन आ जाएगी, होमोजाइगस, ठीक, और उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं तो वेरिएशन भी आ सकता है कि नहीं, ठीक। तो मेंडल ने पी प्लांट को इसीलिए चुना कि छोटा लाइफ स्पैन था, उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। उसके साथ साथ एक बार जब मटर की फसल को उगाते हैं तो बहुत सारे दाने मिलते हैं, एक बार मटर की फसल को उगाते हैं तो बहुत सारे दाने मिलते हैं, और जब बहुत सारे दाने मिलते हैं तो हम हर छोटे से छोटा वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक। तो मेंडल के हमारे जो मटर के दाने के पीछे 3-4 कारण थे। पहला कारण यह था कि मटर का दाना एक सीजन में तैयार होता था, दूसरा कारण यह था कि जो मटर का दाना है उसमें बर्ड पॉलिनेशन भी हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी, और तीसरी बात यह थी कि जब एक बार फसल तैयार होती थी तो बहुत सारे सीड्स तैयार होते थे। यहां तक बातें समझ में आ रही कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा तेज हो रहा है, ठीक है, तो अब चलो चलो पढ़ाते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताते रहना, ठीक। अब मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, ठीक, जैसे कि आपकी जिंदगी की बात करते हैं, ठीक, आप आज जाएं एक मोटिवेशनल वीडियो देखें, आपके अंदर बहुत सारी आग आ जाए और आप पढ़ने लगें और वो आग कुछ मिनटों में क्या हो जाएगी, गायब, ठीक। तो जिंदगी में मोटिवेशन से ज्यादा क्या जरूरी होता है, डिसिप्लिन। जिंदगी में आप मोटिवेटेड होने से अच्छा क्या हो जाए, डिसिप्लिन, तो आप जिंदगी में ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक, मोटिवेशन से ज्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू करें, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ। मेंडल के सक्सेस होने का पहला कारण यह था कि उसने जितनी भी काम की उन सारे कामों को क्या किया, लिखा, ठीक। तो ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड्स वर स्टोर्ड। जैसे कि आप लोग सवाल लगाते हैं, आज एक सवाल लगाया, उसकी कॉपी पता नहीं कहां चली गई, कभी वो सेम सवाल पे अटके तो याद ही नहीं आ रहा है कि पहले कैसे सॉल्व किया था, ठीक। तो जो भी आप चीजों को सॉल्व करें उन सब का क्या रखें, रिकॉर्ड, ठीक। तो मेंडल ने सबसे पहला काम किया कि सारी की बातों का क्या रखा, रिकॉर्ड। दूसरी बात, ठीक, मैथमेटिक और स्टैट्स का यूज किया एनालिसिस और रिजल्ट के लिए, ठीक। अब ये तो पागल ही लोग तो उसको कहते होंगे उस समय पर, क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में उसने क्या घुसा दी थी, मैथ, ठीक। बायोलॉजी में कैलकुलेशन कर रहा है 3/4 16/8, ठीक, तो उसने मैथ्स को घुसा दिया। तो ये उस समय के लोगों को ये समझ में नहीं आया था। तो मेंडल के सक्सेस होने का कारण भी यही था कि उसने मैथमेटिकल एनालिसिस और स्टैट्स की मदद से अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था। उसके बाद आगे बात आएगी कि लार्ज सैंपल्स को कलेक्ट किया, यानी कि मटर के दाने की बात बताते हैं ना, तो मटर के को एक बार उगाओ तो कितने बहुत सारे दाने मिलते हैं ना, ठीक। तो उसने मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत ज्यादा सैंपल था, सैंपल साइज क्या था, लार्ज, तो एरर क्या हो जाती है, स्मॉल। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है ना कि जैसे जैसे आप अपने सैंपल साइज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक, एरर का साइज क्या होता जाएगा, कम, ठीक। तो उसने सैंपल साइज ज्यादा लिया तो एरर क्या होगी उसकी, कम। उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली। अब इसका क्या मतलब है, ठीक, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज की मैं आपको बात बता दूंगा कि मेंडल ने पहले 34 कैरेक्टर से शुरुआत की थी। हम 7 कैरेक्टर पढ़ते हैं ना, स्टेम हाइट, स्टेम फ्लावर, ये वो, ठीक। तो मेंडल ने 34 कैरेक्टर से शुरुआत की थी, ठीक। 34 कैरेक्टर्स के बाद वो 22 कैरेक्टर्स पर आया। 22 कैरेक्टर्स के बाद वो कौन सा कैरेक्टर पे आया, 7, ठीक। 22 कैरेक्टर्स के बाद वो कितने कैरेक्टर्स पे आया, 7। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट को इन 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पर अंजाम दिया, ठीक। अब ये जो 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स के कितने ट्रेट हो जाएंगे, 14। 7 के कैरेक्टर्स के कितने ट्रेट हो जाएंगे, 14। अब इन 14 ट्रेट, एक कैरेक्टर को उठाते हैं हाइट, हाइट, तो हाइट के कितने ट्रेट हो जाएंगे, 2, टॉल और शॉर्ट, ठीक। तो टॉल और शॉर्ट, तो इसने जो प्योर लाइंस ली थी, प्योर लाइंस, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। क्या लिया था इसने, होमोजाइगस, यानी कि टॉल है तो कैपिटल टी, स्मॉल है तो स्मॉल टी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो उसने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी ली थी, 14। कितने कैरेक्टर्स लिए उसने, 7, तो कितने ट्रेड बने, 14, तो कितने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज बनी, 14। बात समझ में, तो उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को लिया था। समझ पा रहे हो मेरी बातों को कि नहीं, कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज क्या है, सबको समझ में आ रहा है, खुशनूद के पीछे समझ में आ रहा है,
ठीक, रात में सो के आया करो तुम, ठीक है। ठीक, तो उसने स्टार्ट किया 34 कैरेक्टर्स से, उसके बाद कितने कैरेक्टर्स पे आया 21, उसके बाद कितने कैरेक्टर्स पे आया 7 कैरेक्टर्स के कितने ट्रेड्स 14, और 14 कैरेक्टर्स के 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को लिया, यानी कि 14 के 14 उसने होमोजाइगस कंडीशन को लिया। टॉल था तो कैपिटल टी, स्मॉल था तो स्मॉल टी, येलो था तो येलो था, पूरा होमोजाइगस, हर चीज को उसने क्या लिया होमोजाइगस। ठीक, तो मेंडल के सक्सेस होने का क्या कारण था, सिस्टम था उसके पास, उसने सिस्टम बनाया, सारी चीजों को लिखा, मैथ का इस्तेमाल किया, ठीक, लार्ज सैंपल्स का यूज किया, उसके साथ साथ उसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को लिया। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ शुरुआत करता तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। तो उसने पहले सिंपल चीजों से शुरुआत की, सारी की सारी वेराइटीज को क्या बना लिया, होमोजाइगस। ठीक, तो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का एक और मतलब होता है, ठीक, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई ब्रीडिंग वेराइटी ले रहे हैं, मतलब मान लो मैंने हाइट को लिया है, तो ये प्लांट हाइट को छोड़कर हमने 2 प्लांट लिए, ठीक, एक हमने लिया टॉल और एक हमने लिया शॉर्ट, ठीक, टॉल ये हो गया, शॉर्ट ये हो गया, ठीक। तो ये जो हमने दोनों प्लांट लिया, ये टॉल और शॉर्ट में डिफरेंट है, बाकी सारे कैरेक्टर क्या होंगे, सेम। ठीक, तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर में डिफर करता है, बाकी सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक, ये तो मैंने हाइट के रिस्पेक्ट की बात कर ली कि टॉल और शॉर्ट को छोड़कर सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम। अब मैं पॉड और अब मैं सीड के शेप की बात कर लेता हूं, सीड के शेप की। तो सीड का शेप क्या हो सकता है, या तो राउंड या फिर रिंकल्ड, ठीक, राउंड या फिर रिंकल्ड, ठीक। तो अब ये 2 शेप हो सकता है, तो अगर कोई सीड है वो या तो राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड हो सकता है। तो इस राउंड और रिंकल्ड को छोड़कर इसके पास बाकी सारे कैरेक्टर क्या रहे होंगे, सेम। इसके पास टॉल और शॉर्ट को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर क्या रहे होंगे, सेम। ठीक, तो जो कैरेक्टर में डिफर कर रहा है वही कैरेक्टर डिफर करेगा, बाकी सारे कैरेक्टर क्या रहेंगे, सेम। तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज की यहां पर बात भी लिखी हुई है कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। उसका मतलब क्या था कि दे आर सिमिलर इन ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट 1। तो हाइट को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर क्या रहे होंगे, सेम। सीड के शेप को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर क्या रहे होंगे, सेम। समझ पा रहे कि नहीं, ठीक। तो आप इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, शब्दों का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वो कैरेक्टर जो माता पिता से मिले। वेरिएशन का मतलब क्या है, वो जो हम माता पिता से डिफर करें, ठीक। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो क्या है, जो हमें माता पिता से मिले बिना किसी एफर्ट के। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या है, वो चीज जिनके लिए हम मेहनत करें, ठीक। तो ये सारे शब्द थे। उसके बाद मेंडल की हिस्ट्री के बारे में बात की गई कि मेंडल का जन्म कब हुआ, मेंडल की मृत्यु कब हुई, मेंडल ने कब एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने कौन से सन में बुक को पब्लिश किया, ठीक। उसके बाद बात की गई कि मेंडल के काम को कौन कौन से साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया, ठीक। मेंडल क्यों सक्सेस हुआ, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया। अब हम देखते हैं मटर के दाने की बात, ठीक। मटर के दाने की बात देखते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे। कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था, कौन सा कैरेक्टर क्या था, रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब क्या है, प्रभावी, मतलब एक के ऊपर क्या है दूसरा डोमिनेंट। अभी बताऊंगा डोमिनेंट का भी मतलब होता है, ठीक, सारी चीजें, ठीक। तो इसने अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया, ठीक। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट क्या, स्टेम हाइट में डोमिनेंट क्या हो जाएगा, टॉल, रेसेसिव शॉर्ट, ठीक। अगर मैं बात करूंगा सीड का कलर, तो सीड का कलर डोमिनेंट क्या है, येलो, रेसेसिव क्या है, ग्रीन, ठीक। लेकिन अब तुम मटर के दाने लेते हो सारे के सारे येलो रहते हैं, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, ग्रीन, क्योंकि हमने ऐसी वैरायटीज को डेवलप किया जिसमें जो हमारी जीन्स में क्या होता है, स्मॉल टी, सॉरी, जो हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस करे। मेरी बात समझना, ठीक। चलो थोड़ा सा बताते हैं, आगे काम आते रहेगा, ठीक। कैपिटल टी, स्मॉल टी क्रॉस किया मैंने, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो फिर ये तो सारी चीजें सबको पता है कि नहीं, ठीक। अब मेरी बात समझना, ठीक। मैं टॉल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टॉल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टॉल। लेकिन ये वाला टॉल क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइब्रिड हेटेरोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस, ये भी क्या है, होमोजाइगस। तो ये टॉल क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। लेकिन ये टॉल कैसा है, हेटेरोजाइगस, ठीक। अब ये टॉल आपका हेटेरोजाइगस है, लेकिन फिर भी ये क्या है, टॉल है,
ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसने इसके ऊपर क्या किया होगा, डोमिनेट। ठीक, इसने इसके ऊपर क्या होगा, डोमिनेट, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक, अब मेरी बात समझना, ठीक, डोमिनेंट कैरेक्टर, मेरी बात सुनना, आराम से बोल रहा हूं कि डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों में एक्सप्रेस करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, टॉल है कि नहीं, बताओ। होमोजाइगस में भी क्या है, ये टॉल, और हेट्रोजाइगस में भी क्या है, टॉल। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कब एक्सप्रेस करते हैं, आपके होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। दिमाग में बात बैठी कि नहीं, कि आपकी अगर बात की जाएगी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की, तो सबसे बेस्ट डिफाइन करने का तरीका यह है कि वो कैरेक्टर्स जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस करें उनको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और वो कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करें उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव। ठीक, तो वही सारी बातें की जा रही हैं कि स्टेम की हाइट की अगर बात की जाएगी तो स्टेम की हाइट में डोमिनेंट क्या हो जाएगा, टॉल, रिसेसिव क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अगर मैं बात करूंगा सीड के कलर की तो टॉल क्या हो जाएगा, सॉरी कलर, डोमिनेंट क्या हो जाएगा, येलो, रिसेसिव ग्रीन। सीड के शेप की तो क्या हो जाएगा, राउंड, और क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। ठीक, पॉड के शेप की तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड, और क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। मतलब पॉड का शेप मतलब मटर फली फूली है कि मटर फली सिकुड़ी है, बाहर से देखने पर पॉड का शेप। ठीक, तो मटर को जो हम बाहर से देखते हैं तो फूला हुआ मटर है, क्या फिर क्या है, कंस्ट्रक्टेड। अभी सारी चीजें दिखा देंगे डायग्राम में। पॉड का कलर क्या हो सकता है, ग्रीन या फिर येलो। दिमाग में बात बिठा लेना, दिमाग में सोचना, ठीक, कि हम जो देखते हैं सीड का कलर डोमिनेंट क्या है, येलो, लेकिन पॉड का कलर डोमिनेंट क्या है, ग्रीन। बात समझ में रखना। ठीक, उसके आगे बात करते हैं फ्लावर की पोजीशन, डोमिनेंट क्या हो जाएगा, एक्सियल, रिसेसिव क्या हो जाएगा, टर्मिनल। ठीक, फ्लावर का कलर डोमिनेंट क्या है, वायलेट, रिसेसिव क्या है, व्हाइट। चलिए आप इसमें देखें, सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, दिख रहा है कि नहीं, रुक जाओ, ज्यादा ही जूम हो गया फिर। ठीक, तो इसमें हम अलग अलग चीजों को देखते हैं, जैसे कि आप सीड शेप की बात करेंगे तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा, राउंड, रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। अगर मैं सीड के कलर की बात करूंगा डोमिनेंट क्या है, येलो, रिसेसिव क्या है, ग्रीन। अगर मैं फ्लावर के कलर की बात करूंगा डोमिनेंट क्या है, वायलेट, रिसेसिव क्या है, व्हाइट। ठीक, पॉड के शेप की बात करूंगा तो फुल फुल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, और कंस्ट्रक्टेड क्या हो जाएगा, रिसेसिव। अगर मैं पॉड की कलर की बात करूंगा तो आपका डोमिनेंट क्या है, ग्रीन, और रिसेसिव क्या है, येलो। अगर मैं फ्लावर की पोजीशन की बात करूंगा तो एक्सियल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, टर्मिनल क्या हो जाएगा, रिसेसिव। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, एक्सेसिव का मतलब कहां से निकले, ब्रांच से, और टर्मिनल का मतलब कहां से निकले, टिप से। ठीक, तो जो ब्रांच से निकल रहा है वो क्या है, डोमिनेंट, और जो टिप से निकल रहा है वो क्या है, रिसेसिव। ठीक, अगर मैं आगे बात करूंगा हाइट की तो स्टेम की हाइट क्या हो जाएगी, टॉल क्या है, डोमिनेंट, शॉर्ट क्या है, रिसेसिव। ठीक, तो इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स को लिया। ठीक, उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं कि ये 7 के 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे। ठीक, 7 के 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे। ठीक, तो आपको इसको याद करना है। ठीक, तो आप कैसे याद करेंगे, ठीक, कि 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द 4 क्रोमोसोम्स। ठीक, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे याद रखेंगे कि 1457, ऐसे याद कर लेना कि 1457 में एक युद्ध हुआ। 1457 में क्या हुआ, एक युद्ध। इंडिया में युद्ध कब हुआ था, 1857 में, तो उसको 400 साल पीछे पहुंचा दो। तो 1457 में युद्ध हुआ जिसमें 2311 सैनिक मारे गए। 1457 के युद्ध में 2311 सैनिक मारे गए, यानी कि क्रोमोसोम 1 पे कितने, क्रोमोसोम 1 पे कितने कैरेक्टर्स थे, 2। क्रोमोसोम 4 पे कितने कैरेक्टर, 3। क्रोमोसोम 5 पे 1। क्रोमोसोम 7 पे 1। ठीक, तो ये कैरेक्टर्स के नंबर याद कर लेना कि कौन से क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर्स पाए जाते थे। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, अब मेरी बात समझना, तुमने देखा कि क्रोमोसोम 1 पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 2। क्रोमोसोम 4 पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 3। मेंडल को ये बात नहीं पता थी, मेंडल को बात पता होती तो शायद उसके एक्सपेरिमेंट सफल ना हो पाते। आप आगे चलेंगे तब पता चलेगा
कि अगर कोई एक क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई एक क्रोमोसोम पे अगर दो कैरेक्टर्स हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े, वो क्या होते हैं, लिंक। मेरी बात समझना कि अगर एक क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़े हुए। यानी कि अगर सिंपल सी मैं बात करूं कि अगर एक घर में दो लोग रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन। बात समझ में है कि नहीं? तो अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर दो कैरेक्टर्स होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक, तो मेंडल को ये बात नहीं पता थी। मेंडल को बस उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को देखा, उनको ये भी नहीं पता था कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर। इन्होंने 1856 में एक्सपेरिमेंट किया, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं होती, तब क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी नहीं होती। मेंडल ने जो सब एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने ट्रेट शब्द दिया, इन्होंने फैक्टर शब्द दिया था, इन्होंने जीन और क्रोमोसोम शब्द नहीं दिए। इसके बाद जब जेनेटिक्स आगे बढ़ी, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी देखी, हमने मियोसिस माइटोसिस के बारे में पढ़ा, तब बाद में पता चला कि क्रोमोसोम जैसी भी कोई चीज होती है, जीन जैसी भी चीज होती है, तो इन सब में बाद में मॉडिफिकेशंस आए। तो मेंडल को नहीं पता था कि क्रोमोसोम 1 पे 2 कैरेक्टर है, क्रोमोसोम 4 पे 3 कैरेक्टर है, क्रोमोसोम 5 पे 1 कैरेक्टर है, क्रोमोसोम 7 पर 1 कैरेक्टर है। तो वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। ठीक, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक आज शब्द आ जाता है एलील। अभी मैं एलील के बारे में आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, एलील आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि तुम्हारा यहां पर कुछ और नाम है, घर पे कुछ और नाम है, तो लेकिन तुम आदमी क्या हो, सेम। ठीक, तो वही मतलब जीन ही एलील है, एलील ही जीन है, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। ठीक, अब मेरी बात समझना। ठीक, तो अब एलील कहां पे सिचुएटेड होता है, एलील ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये वाली चीजें दिखाई, ये देखा, ये आप देख रहे हैं। ठीक, तो यानी कि मेरी बात समझना, इस डायग्राम में देखना कि ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, आपके क्रोमोसोम मान लो 1, क्रोमोसोम नंबर ये आपके हैं 1, ये भी 1 है और ये भी क्या है 1। आपको पता है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, पेयर्स। ठीक, अब ये दोनों क्या है, सेम पोजीशन है कि नहीं। ठीक, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जीन्स कहां पर सिचुएटेड होती है, तो आप बताना सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलोगे, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम लोकस यानी कि सेम पोजीशन और ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एलील, एलील बोलूं या फिर जीन बोलूं, जीन्स, एलील एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, तो एलील्स की बात करूंगा या फिर जीन्स की बात करूंगा, ये सब कहां सिचुएटेड होते हैं, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तुम लोग किताब में क्या लिख रहे हो, सब लिखा हुआ है, नोट्स में सब मिलेगा। अभी बातों को सुन लो, तुम लोग तीनों लोग लिखे जा रहे हो, लिखो मत, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी फालतू की पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कुछ हाँ, जेनेटिक्स में तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने सवाल लगा लेना। ठीक, जितने डाउट्स होंगे मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। ठीक, पर मैं बताऊंगा जरूर। तो जेनेटिक्स में मन भर के क्वेश्चंस लगा लेना, मैं खुद कह रहा हूं, जितने लगा सकते हो, 250, 300, 400 सारे लगा लेना। ठीक, तो मेरी बात करता हूं कि एलील बोलूं, एलिलोमॉर्फ बोलूं, जीन बोलूं, ये सब सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक, तो एलील की बात करते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सम कैरेक्टर। ठीक, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, एलील्स, अब मैं बात करूंगा 3 तरह की कंडीशन पाई जाती है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस। अगर दोनों एलील सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। दोनों एलील डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हेटेरोजाइगस। दोनों एलील में एक एलील काम नहीं कर रही है तो हेमीजाइगस। समझ में आई बात कि नहीं, कि दोनों की दोनों एलील अगर सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। दोनों एलील डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हेटेरोजाइगस। और दोनों एलील में से एक एलील का फंक्शनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेमीजाइगस। जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं। ठीक, होमोजाइगस कंडीशन आप देखेंगे कि यहां पर आप देखें कि दोनों की दोनों एलील क्या है, आइडेंटिकल है। दोनों की एलील क्या है, आइडेंटिकल। ये भी होमोलोगस है, यानी कि कैपिटल टी भी होमोलोगस है, स्मॉल टी और स्मॉल टी भी होमोलोगस है। क्यों, क्योंकि सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहा होगा कि नहीं। ठीक,
तो अगर अगर दोनों एलील सेम काम कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? होमोलोगस। दोनों एलील डिफरेंट काम कर रही हैं तो हेटेरोजाइगस, और दोनों एलील में से एक एलील काम नहीं कर रही है तो हेमीजाइगस। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ये 3 शब्द आ जाता है। व्हेन बोथ एलील आर डिसिमिलर इट इज नोन एज हेटेरोजाइगस। अब इसमें बात करते हैं व्हेन वन एलील इज प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिव इज एब्सेंट, यानी कि दोनों में से एक क्या हो गया? गायब। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस। हेमीजाइगस हमारे पास बस एक क्रोमोसोम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। और हेमीजाइगस कंडीशन किस में मिलती है? मेल्स में। हेमीजाइगस कंडीशन किस में मिलती है? मेल्स में। अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होता है? एब्सेंट। तो इसीलिए हम देखते हैं जो एक्स लिंक डिजीज होती है ज्यादातर किसके पास होती है? मेल्स। क्योंकि अगर मान लो 2 एक्स होते हैं तो एक एक्स खराब होगा तो दूसरा काम कर रहा है ना। फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम्स है? 2। तो अगर 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी खराब भी हो गई तो एक एक्स क्रोमोसोम तो काम कर रहा है ना। तो फीमेल में एक्स लिंक डिसऑर्डर जनरली नहीं पाए जाते। मेल्स में क्या होता है? एक ही एक्स क्रोमोसोम में वो खराब हो गया तो तुरंत बीमारी हो जाएगी। तो मेल्स में एक्स लिंक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। समय आएगा सारी चीजें बताई जाएंगी। इतनी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो अभी तक मैंने आपको ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं, अभी तक मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई हैं कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, अभी ये चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक, तो अभी इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल ने किसको लिया, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुआ, कितने क्रोमोसोम्स थे, कितने कैरेक्टर्स थे, एलील क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेमीजाइगस क्या होता है। अब 2 शब्द आती है, एक शब्द आता है फिनोटाइप, एक शब्द आता है जीनोटाइप। ठीक, एक शब्द आता है फिनोटाइप, एक शब्द आता है जीनोटाइप। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, ये क्या हो गया? फिनोटाइप। लेकिन मैं कैसा क्यों दिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कि जो आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या डिसाइड करती है? आपकी फिनोटाइप। ठीक, और ये एक्सटर्नल अपीयरेंस समय के साथ बदलती रहेगी। क्यों? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। मेरी बात समझना, मैं बचपन में मोटा था, अब मैं क्या हो गया? पतला। तो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह चेंज हुई कि नहीं हुई? तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या है? बदलाव। ठीक, बोरियत लग रही है, नींद आ रही है बहुत सारे लोगों को, एकदम शांति से सुनते रहो, नींद भगा दो। ठीक, अभी ब्रेक मिलेगा थोड़ी देर बाद। तो मेरी बात समझना, ठीक, हमारे एक्सटर्नल फीचर्स समय के साथ क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक, तो जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। और वो समय के साथ इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फीचर को कौन डिटरमाइन करता है? इंटरनल फीचर। तो कभी भी एक शब्द लिखा रहा है कि फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप, तो ये शब्द क्या है? स्टेटमेंट सही। ठीक, तो मेरी बात समझना, फिनोटाइप समय के साथ बदल सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, पर जीनोटाइप कभी भी बदलता नहीं है। तो जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और यह भी हमेशा सेम रहता है, हमेशा पूरी पूरी जिंदगी। तो वो चीज जो समय के साथ ना बदल रही है वो आपका क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। और वो चीज जो समय के साथ बदल सकती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, वो क्या हो जाएगी? फिनोटाइप। ठीक, तो कौन सी चीज कांस्टेंट है? जीनोटाइप। कौन सी चीज जो चीज चेंज हो रही है? फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है? फिनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीनोटाइप। सारे सब समझ में आ रहे कि नहीं? तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरनल यानी कि जीनोटाइप। ठीक, मैं मेल हूं, कैसे पता? हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स और वाई। ठीक, तो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा। हाँ या नहीं? एटलीस्ट सेक्स क्रोमोसोम तो बता ही सकते हैं ना कि किसके अंदर क्या होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितने होते हैं? 23 पेयर्स। चलो ठीक है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। जीनोटाइप इज चेंज बाय द म्यूटेशन। तो हमारी बॉडी में अब हम म्यूटेशन, तो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर के कोई एक्सटर्नल फैक्टर हम डालें, इंड्यूस कर रहे हैं, बिना इंड्यूस के वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक, अब क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स। ठीक, 23 पेयर्स को 2 सेट में डिवाइड किया गया है। एक सेट आपका क्या हो जाता है? ऑटोसोम, और एक क्या सेट हो जाता है? एलोसोम। ठीक, एक हमारा क्या है आपका? ऑटोसोम, और दूसरा सेट आपका क्या है? एलोसोम। ऑटोसोम्स हमारे पास कितने पेयर हैं? 22। एलोसोम्स कितने हैं? 22 पेयर्स। ठीक,
एलोसोम्स 22 पेयर्स हैं, मतलब हम 22 पेयर्स, सही तो लिखा है क्या गलत लिखा है? एलोसोम्स कितने आपके 22 पेयर्स, और एक, हाँ, ऑटोसोम्स कितने हैं 22 पेयर, और एलोसोम्स कितने आपके पास एक पेयर, यानी कि एक्स और वाई। ठीक, तो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स आते हैं 46। ठीक, 22 पेयर्स ऑटोसोम एंड 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम। ठीक, अब हम आगे कुछ बात करते हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो ये सब बस कहानी की बातें अभी आप देखते रहेंगे। ठीक, कि व्हेन द क्रॉस अकर बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रोजेनी विल रिप्रेजेंट द F1 जनरेशन। दैट मींस कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करेंगे, तो कंट्रास्टिंग का मतलब क्या है? एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक, जैसे कि मैं बात करूंगा, मेंडल ने जिससे शुरुआत की उससे बात करते हैं। मेंडल ने किससे शुरुआत की थी? टॉल से। किससे क्रॉस करवाया था? स्मॉल से। तो जब टॉल और शॉर्ट को क्रॉस करा के क्या मिला था? तो ये कौन सी जनरेशन दिखाता है? F1। जब हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा दें, F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा दें, तो क्या हो जाएगा आपका? F2 जनरेशन। सिंपल है कि? तो जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा देते हैं तो क्या कहलाता है? F2 जनरेशन। ठीक, अभी हम कुछ सवाल देखेंगे कि अभी हम बताएंगे गैमीट्स कि मतलब कितने गैमीट्स कितनी चीजों से बनेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले नंबर ऑफ गैमीट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। नंबर ऑफ गैमीट्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट्स क्या हो जाएंगे आपके? 2n। ठीक, n क्या हो जाएगा आपका? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या? हेट्रोजाइगस। क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। ठीक, अब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले सिंपल तरीके से शुरुआत करते हैं। चलो, तुम्हारी F1 जनरेशन में क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे हमें कितने गैमेट मिलेंगे? कितने गैमेट मिलेगा? 2। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। तो 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। और इसके कितने कौन कौन से गैमेट बन जाएंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आ रही बात की नहीं? सिंपल है कि नहीं? ठीक, चलो अभी बताना इसमें कितने गैमेट बनेंगे? कितने गैमेट बनेंगे? कितने होमो जाएगा? कितने हेट्रोजाइगस हैं? ये तो क्या हो गया? होमोजाइगस। ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 1। कितने गैमेट? 2। ठीक, कैसे आ जाएगा? बी को तुम ऐसे लिख दो। ठीक, और ए और कैपिटल ए, तो कितने गैमेट बन सकते हैं? कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। और कोई गैमेट बना के दिखाओ, कोई कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात की नहीं? नंबर ऑफ गैमेट्स हमेशा कैसे डिसाइड करोगे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस से। समझ में आ रही बात की नहीं? चलो इसको चलो फिर से समझाते हैं, क्यों परेशान हो। ठीक, बात करते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर है कि नहीं? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कौन से हो जाएंगे? ये दोनों तो सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। ये क्या आपका? हेट्रोजाइगस। तो मैंने नंबर ऑफ गैमेट का फॉर्मूला क्या बताया? 2n। n की वैल्यू यहां क्या? 1। तो 2 बराबर 2। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? इतनी मैथमेटिक्स आती है ना? ठीक, अब बात करते हैं, अब तुम्हें देखो, जितने होमोजाइगस हो उसको पहले लिख दूं। मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी होमोजाइगस हो, मैं तो कह रहा हूं कि मैं 15 का सेट बना दूं, लेकिन अगर 10 होमोजाइगस हो तो उनको सब क्या लिख दोगे? साथ में। तो अब ये दोनों कैसे गैमेट बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। तो मैंने क्या लिख दिया? बी। मैंने क्या लिख दिया? बी। सारे के सारे होमोजाइगस को पहले लिखना है। मेरी बात सुनते रहना। अभी मैं तुमसे बार बार नंबर ऑफ गैमेट्स पूछूंगा, तो सबसे पहला तरीका है जितने भी होमोजाइगस हो सबको उठा के क्या लिख दोगे? एक साथ। उसके बाद हेट्रोजाइगस को अलग करते रहो, स्मॉल ए कैपिटल ए। कितने गैमेट बन जाएंगे? ये और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो इससे, तो कितने गैमेट बन जाएंगे? 2। चलो मैं और सवाल देता हूं। ठीक, अभी सवाल आपको करना है, बहुत सारे सवाल करने हैं। ठीक, कैपिटल क्या बता दें? गैमेट कैपिटल टी दे देते हैं। कैपिटल टी और इसमें क्या कर दोगे? चलो
चलो तुम गैमेट बनाओ बस, मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो गैमेट बना के दिखाओ। जितने भी होमोजाइगस हैं उनको पहले लिख लेना और फोर्क लाइन मेथड से आगे बढ़ाते रहना। चलो एक मैं बता देता हूँ, सुन लो। ठीक, एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे करवाऊंगा। ठीक, इसमें हेट्रोजाइगस कौन कौन से हैं? एक और दो, बाकी सब क्या है? होमोजाइगस। बाकी सब होमोजाइगस का पहला लेटर उठा के लिख लो। कौन इसमें होमोजाइगस है? ए, सी और डी। होमोजाइगस कितने हो जाएंगे? ए, सी और डी। ठीक, अच्छा तुम अगर तुम्हारे पास हेट्रोजाइगस कितने हैं? दो, तो कितने गैमेट बनेंगे? चार। इतना दिमाग में बैठ गया? टोटल कितने गैमेट बनेंगे? चार। सारे के सारे होमोजाइगस का एक सेट तुम लिख लो। अब तुम क्या करो, पहले वाला हेट्रोजाइगस उठाओ, तो ऊपर लिखो कैपिटल टी, स्मॉल लिखो स्मॉल टी। दूसरे वाला हेट्रोजाइगस उठाओ, ऊपर लिखो क्या लिखोगे? कैपिटल बी, नीचे स्मॉल बी। ऊपर कैपिटल बी, नीचे स्मॉल बी। समझ पा रहे हो कैसे करना है? ठीक, अभी शांति से सुन लो, फिर अभी सारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सारे के सारे होमोजाइगस का एक सेट क्या लिख दोगे? पहले। सारे के सारे होमोजाइगस का सेट तुमने क्या लिख दिया? पहले। फिर पहला हेट्रोजाइगस उठाओ, ऊपर करो और नीचे। दूसरा हेट्रोजाइगस उठाओ, ऊपर करो नीचे, ऊपर करो और नीचे। अब मैं तुम्हें गैमेट बताता हूं कौन कौन से गैमेट बनेंगे, देखते रहना। गैमेट बनेगा ए, सी, डी, टी, बी। गैमेट बनेगा आपका ए, सी, डी, टी, स्मॉल बी। गैमेट बनेगा आपका ए, सी, डी, स्मॉल टी, कैपिटल बी। गैमेट बनेगा आपका ए, सी, डी, स्मॉल टी, स्मॉल बी। समझे कि नहीं? कितनों का समझ में आया? तो समझ में आया कविता? कितना सरल है, देखो। चलो मैं मिटा देता हूं। अच्छा, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक, अब तुम्हें गैमेट का नाम ही तो लिखना है। क्या नहीं समझ में आया? ए, सी, डी, टी, बी, ए, सी, डी, टी, बी, ए, सी, डी, टी, बी, ए, सी, डी, टी, बी। समझ में आई बात कि नहीं? सबको समझ में आ गया कि गैमेट्स कैसे निकालने? इसको हम फोर्क लाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक, फोर्क लाइन मेथड। चलो अभी मैं नेक्स्ट गैमेट तुमसे बताता हूं लिखने को। ठीक, सब लोग निकाल लोगे? ठीक, चलो सारी कॉपी में एग्जांपल्स लिखे हुए, डोंट वरी। ठीक, चलो मैं अपने हिसाब से बताता हूं। चलो निकालो गैमेट। कैपिटल सी, स्मॉल सी। चलो इसको बदल देते हैं, इस लेटर को, क्या दिक्कत है? कैपिटल भी कर देते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी। चलो बताओ, वो तो पता ही है। और आगे बनाओ फटाफट। समझ में आई बातें सबको कि नहीं? ये बातें बार बार काम आएंगी, ठीक है? ऐसे सबने बनाया कि नहीं बनाया? सबने ऐसे ही बनाया ना? दिख रहा है? अब उठा के फटाफट गैमेट्स लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ? क्लियर है कि नहीं आपको? कितने गैमेट्स बनेंगे? 8। ठीक, बन गया। उसके बाद तो कहानी तो आपको लिखना है। क्या लिखोगे? स्मॉल ए, एक्स, कैपिटल बी और कैपिटल डी। स्मॉल ए, एक्स, स्मॉल बी और कैपिटल डी। अपने हिसाब से आप सारे एडजस्ट कर देना। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है गैमेट्स बनाने में? चलो अब एक सवाल करो कॉपी में जो बना हुआ है। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन करो। अ मैन विथ हेट्रोजाइगस फॉर 2 एलील्स, a man with heterozygous for 2 autosomal gene and hemizygous for hemophilia, what is the possibility of ABH in his sperm? ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा सवाल बता देता हूं। ठीक, उसने क्या लिखा है? हेट्रोजाइगस फॉर 2 ऑटोसोमल जीन। तो इसके पास 2 ऑटोसोमल जीन कौन कौन सी है? कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी।
बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैन इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 ऑटोसोमल जीन, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड हेमीजाइगस फॉर हीमोफीलिया। दैट मींस इसके पास एक क्रोमोसोम है एक्स और वाई। ठीक, अब तुम्हें बताना है कि कितना परसेंट गैमीट में पॉसिबिलिटी है कि ABH होगा। तो सबसे पहले बताओ कि इसके पास कितने टोटल हेट्रोजाइगस हो जाएंगे? 3। कितने गैमीट बनेंगे? 8। 8 में से कितनी पॉसिबिलिटी है कि ABH बनेगा? निकालो। क्वेश्चन नहीं समझ पाया सब लोग? कुछ नहीं, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन को क्या करूं? क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं। क्वेश्चन को लिखना क्या है? स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल एस से बस बन गया। अब तुम निकालो। अब तुम्हें बताना है कि A, B और H कितने परसेंट क्रोमोसोम्स में आएगा। H की, चलो यार इसको H कर दो, XH, X के ऊपर H लगा दो। ठीक, ऐसे ही होता है। हीमोफीलिया को X के ऊपर H से डिनोट करते हैं। ठीक, हीमोफीलिया को X के ऊपर H से डिनोट करते हैं। ठीक, तो X, अरे नालायकों इसको बदल दो, इसको थोड़ा यहां पे X लिख लो। अब तो निकाल लोगे। ठीक, ABX तो निकाल लोगे तुम। ABX निकालो कितने परसेंट इंडिविजुअल्स में आएगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं? कि पर्सन, देखो इसमें कभी भी तुम्हें कुछ लिख, ट्राई टू लिसन टू मी फर्स्ट। ठीक, तो हेमीजाइगस है ना, वही तो बात कह रहा है। देखो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। तुम्हें कह रहा है कि एक आदमी है, वो हेट्रोजाइगस है 2 एलील के लिए। हेट्रोजाइगस है कितनी एलील के लिए? 2 एलील के लिए। और हेमीजाइगस है किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। हीमोफीलिया कौन से डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड। तो हीमोफीलिया किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्स। तो वो कहना चाह रहा है कि उसके पास, और उस क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABH उसके स्पर्म में कितने परसेंट होगा। तो सवाल को समझना। पहले कह रहा है कि उसके पास कितने ऑटोसोमल जीन है? 2, और दोनों की दोनों क्या है? हेट्रोजाइगस। और यहां पर क्या लिख रहा है? A और B। तो इसके पास 2 ऑटोसोमल जीन क्या हो जाएंगी? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इतनी बात समझेगी नहीं? ठीक, इसके इस वाले पोर्शन से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं कि इसके पास तुम्हारी हेट्रोजाइगस एलील कौन कौन सी हो जाएंगी? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये कह रहा है कि ये हीमीजाइगस है हीमोफीलिया के लिए। तो हीमोफीलिया कौन सा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ऐसे लिख सकते हैं XHY। ठीक, अब इन तीनों को लाइन में रखो और नंबर ऑफ गैमीट्स बताओ, कौन कौन सा गैमीट आया ये बताओ। बनाओ सब लोग। आ गया है ना? तो उसमें कितने परसेंट गैमीट हो जाएगा? 1/8, 12.5%। चलो निकालो। सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो इधर देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 ऑटोसोमल जीन एंड हेमीजाइगस फॉर हीमोफीलिया। ठीक, अब तुम्हें बताना है कि A, B और X कितने परसेंट क्रोमोसोम में होगा। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, वो हेट्रोजाइगस से कितने लिए? 2 ऑटोसोमल जीन के लिए। ठीक, तो अब ऑटोसोमल जीन इसमें क्या दिख रही है आपकी? A और B। X क्या है आपका? X लिंक। ठीक, तो A और B की ऑटोसोमल जीन क्या हो जाएगी? कैपिटल ए स्मॉल ए। B की क्या हो जाएगी? स्मॉल बी और कैपिटल बी। ठीक, अब X की क्या हो जाएगी? X और Y। ठीक, अगर अब तुमसे पूछा जाए कि ये तुम्हारे पास जीन्स हैं, जीन्स का सेट है, और कितने परसेंट क्रोमोसोम में ABX आएगा, तो निकाल लोगे कि नहीं लोगे? 1/8। सबने क्रोमोसोम निकाला? दिखाओ तुम। नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आ गया। बाकी लोगों का आ गया, तुम्हारा क्यों नहीं आया? तुम्हारा भी नहीं आया? नहीं आया? चलो इसको बनाने की शुरुआत तुम ऐसे करो। ठीक, अब तुम्हारे पास कोई भी होमोजाइगस नहीं है, तो तुम हेट्रोजाइगस से शुरुआत कर दो। कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर 2 एरो लगाओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसमें 2 लगाओ X और Y, इसमें 2 एरो X और Y, इसमें 2 एरो X और Y, इसमें 2 एरो
एक्स और वाई। अब निकालो सब लोग गैमीट, अब तो निकाल लोगे, फटाफट निकालो सब लोग। निकल गया ना, बहुत सिंपल सवाल है। फिर बार बार ऐसे सवाल आते रहेंगे कि नंबर ऑफ गैमीट्स बताओ। ठीक, तुमसे कई बार इतना बड़ा लिख देगा, उसमें 2 हेट्रोजाइगसों का पूछे कितने गैमीट्स होंगे, 4। तो हमेशा आप कैसे गैमीट्स निकालोगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस की मदद से। निकल जाएगा कि नहीं अब सबका, निकल गया, देखो अभी भाई कितना समय लगाओगे, फटाफट निकालो। देवी जी कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स तो आपने बनाए नहीं, लिख तो लिया, इतना छोटा लिखा कि उसमें सब इधर उधर हो गया। तुम्हारे गैमीट्स देखें, हाँ सही है, ऐसे बनाओ, हाँ ऐसे सही है। क्या 2 कहाँ आएगा बताओ, तो कैपिटल भी नहीं है, तब समझ में आया सवाल, निकल गया। क्लियर है कि नहीं, चलो और सवाल करो। ठीक, इसमें सब लिखा हुआ देखो, ये इस क्वेश्चन का जवाब ये यहां पर है। ठीक, ए बी बी एक्स एच वाई। ठीक, तो जब निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ए बी एक्स कितना आएगा 1, 1/8 बराबर कितने परसेंट, 12.5%। ठीक ठीक, चलो अब और निकालो गैमीट्स, चलो निकालते रहो गैमीट्स, फटाफट निकालो। सवाल देखो, सवाल को मैं नीचे देखना पड़ेगा आपको किसी भी तरह, निकालो फटाफट। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, कितने गैमीट्स, कौन कौन से, फटाफट निकाल लो। अच्छा बताओ किसको गैमीट निकालने में दिक्कत है, बताओ। देखो ईमानदारी से बताना, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक, पीछे नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा उसको। देखो बेटा, कभी भी तुमसे गैमीट निकालने को कहा जाए, ठीक, कभी भी तुमसे गैमीट निकालने को कहा जाए, सब लोग शांत रहो। ठीक, कभी भी तुमसे गैमीट निकालने को कहा जाए, तुम देखना पूरे सीक्वेंस में कितने होमोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस। ठीक, तो जैसे कि आप ये बात करें, ये वाला सेट है आपके पास, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये आपके पास सेट है। और इसमें आप कितने हेट्रोजाइगस देखते हो, कितने हेट्रोजाइगस है। अच्छा तो देखो, हेट्रोजाइगस का मतलब ए अलग अलग, देखो एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल है, तो दोनों क्या हो गया, अलग, लेकिन दोनों क्या है, ए, एक स्मॉल बी है, दूसरा भी क्या है, स्मॉल बी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम। ठीक, तो आप ये समझो कि ये आपका क्या हो जाएगा, बातचीत बिल्कुल भी मत करो, ये क्या हो जाएगा आपका होमोजाइगस, और ये आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। इतने बात समझ में है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या बता रहा हूं, सिंपल। सबसे पहले आपके पास कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो आप उसमें देखना कितने होमोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस। आपको पता चल गया इस इक्वेशन में कितने हेट्रोजाइगस हैं, कितने हेट्रोजाइगस हैं, बताओ, एक। अब इसमें एक हेट्रोजाइगस है, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमीट्स का, कि तुम्हारे पास कितने गैमीट्स होंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, 2n। n मतलब कितने हेट्रोजाइगस, तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक, तो 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 1 बराबर 2, तो कितने हेट्रोजाइगस, कितने गैमीट, 2। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, जितने होमोजाइगस वाले हैं उसको पहले लिख दो, होमोजाइगस वाले को तुमने पहले लिख दिया। ठीक, अब इसमें अलग अलग एरो लिखाओ, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कितने गैमीट हो गए, 2। चलो इससे एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब तुमको एक और इक्वेशन देते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक, एक रखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। चलो और ऐड कर लेते हैं, कैपिटल सी और कैपिटल सी। ठीक, कितने हेट्रोजाइगस हैं, कोई बोलेगा नहीं। ठीक, कितने हेट्रोजाइगस हैं, एकदम शांत रहो, जिससे पूछ रहा हूं वही बोले। ठीक, कितने हेट्रोजाइगस हैं, कौन कौन से, हाँ कितने हेट्रोजाइगस हैं, होमोजाइगस का मतलब सेम, हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट, तो कितने डिफरेंट है इसमें, कौन कौन से, कहीं के सी सेम नहीं दिख रहा है, से सी सेम नहीं दिख रहा है, बताओ, सी तो सेम है, बी भी नहीं दिख रहा है डिफरेंट,
नालायक। ठीक, तो इसमें तुम क्या देखोगे, कितने हेट्रोजाइगस हो जाएंगे, 2, ए और बी। तो तुमसे हेट्रोजाइगस ही पूछते, बताते रहना। बताओ इसमें कितने हेट्रोजाइगस है, बताओ कितने हेट्रोजाइगस है, कौन कौन से, समझ गए। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कितने हेट्रोजाइगस हैं। ठीक, तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस आ गए, 2। ठीक, तो नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ, 2 की पावर n, n की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 2। तो 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो कितने गैमेट्स बन जाएंगे, 4। कितने गैमेट्स, 4। ठीक, अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बातचीत मत करो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, जितने भी होमोजाइगस हो, जितने भी होमोजाइगस हो, उन सबको क्या पहले पहले लिख लेना है। तो तुम इसमें कौन सा होमोजाइगस है, ये, तो इसका एक सीट मैंने उठा के यहां लिख लिया। अब मैं हेट्रोजाइगस को लिखूंगा। पहला हेट्रोजाइगस क्या है, कैपिटल ए स्मॉल। दूसरा हेट्रोजाइगस क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इसके गैमीट कौन कौन से बनेंगे, आप देखते रहो। इसके गैमीट बनेंगे सी ए बी, कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी। फिर कैसे गैमीट बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी। समझ पा रहे हो कि नहीं, कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी। उसके बाद बनेगा कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ पाए कि नहीं। ठीक, चलो तुमसे एक सवाल और है, अब तुम करोगे, ठीक। चलो करो, सब लोग करो फटाफट, बहुत आसान सवाल है यार। ठीक, बहुत ही आसान है, इसे पूछे भी नहीं जाएंगे भाई, पूछे नहीं जाएंगे, पर करना है, करो फटाफट।